हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर अगर अपन बात करें तो दल बदल कानून। वैसे दल बदल कानून के बारे में अपन ने थोड़ा सा तो डिस्कस किया था। कहाँ पर डिस्कस किया होगा ये आपको पता होगा। शेड्यूल अपन ने डिस्कस किया था 10th नंबर का, है ना, कि कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया जाता है ना, और क्या क्या इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। बेसिक चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। लेकिन आज अपन जो है वो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये देखो चर्चा का विषय बना रहता है। पॉलिटी में एक बड़ा इशू भी है कि एक दल को छोड़कर दूसरा दल जब कोई व्यक्ति जाता है दूसरे दल में, तो कई बार सरकारें बदल जाती है ना। तो ऐसे कई चर्चित मुद्दे भी रहे हैं, रिसेंट भी रहे हैं, पहले भी खूब सारे मुद्दे रहे। तो इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर अपन इसकी बात करें कि क्यों लाया गया इस बिल को, तो इन्हीं जो दल बदलू होते हैं ना, इन दल बदलुओं को रोकने के लिए स्पेशली ये बिल प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि लगभग 1960 से लेकर 70 के बीच में ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले जब दल बदलू एक दिन में जो है वो दो पार्टीज चेंज कर रहे हैं। मतलब एक तो आयराम गहराम जो हरियाणा के लीडर हुआ करते थे, उनकी स्थिति तो ये हुई थी कि दिन में 3 दल जो है वो उन्होंने बदल लिए थे। मतलब, और इसकी वजह से सरकार को बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। तो इसको लेकर रोकने के लिए जो है वो बहुत लंबे टाइम से प्रयास किया जा रहा था। लेकिन राजीव गांधी जी के समय जो है वो 82वां संविधान संशोधन लाके 1985 में इस व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया गया। तो इसी को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जो 10वीं अनुसूची में स्पेशली ऐड किया गया है। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो 10वीं अनुसूची को डिटेल से पढ़ रहे हैं। मतलब इसका उद्देश्य था राजनीतिक लाभ या पद के लालच की वजह से दल बदल करने वाले जो दल बदलू होते हैं उनको अयोग्य ठहराना और संसद की स्थिरता को बनाए रखना। मतलब तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, स्पेशली इसका उद्देश्य हमने देख ही लिया है। एक बार ये मेंस के हिसाब से आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ लेना, नोट्स में आपके अवेलेबल है ही। तो ये अपना विषय नहीं है। अभी जैसे प्रीलिम्स में अगर अपने से पूछा जाए तो प्रीलिम्स में क्या हो सकता है ना, वैसे टाइप की चीज़ें अपन कुछ डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो एक तो है 52वां संविधान संशोधन 1985 का, इसके जरिए तो जोड़ा ही गया था। और एक था 91वां संविधान संशोधन 2003 का, जिसके जरिए कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए थे। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 102 और 191 दो का क्लाउज नंबर 2, यानी कि दोनों के क्लाउज 2 है। मतलब अब आपको पता होगा कि 102 हमने पहले भी डिस्कस किया था, संसद के सदस्यों की निर्भरताओं के रिलेटेड था। जैसे 101 था, 102 था, 103 था, इसमें अपन ने उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। 102 का क्लाउज नंबर 1 है, वहाँ तो कुछ निरर्थताओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्लाउज 2 जो है वहाँ पर स्पेसिफिक एक बात मेंशन की गई है कि अगर कोई सदस्य जो सदन का सदस्य है और दल बदल के आधार पर निरर्थ होगा, मतलब वह निररित हो जाएगा अगर वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन जो है वो दोषी करार दिया जाता है। तो इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है या राज्यसभा का सभापति होता है, उसके पास में वो शक्तियाँ होती है जिससे वो उसको निर्हरित कर देते हैं, यानी कि डिसक्वालीफाइड कर देते हैं लोकसभा की सदस्यता से, है ना। ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान रखनी है। हालांकि 101 में भी उल्लेख किया गया है ना। 101 का क्लाउज नंबर 3 जो है ना, वहाँ पर भी छोटी सी बात लिखी गई है ना। तो मान लो अगर हमसे पूछा जाए तो 101 का क्लाउज नंबर 3 वहाँ पर भी हल्का सा संशोधन है ना। लेकिन मेन जो क्लाउज जो इससे कोरिलेट करता है वो है 102 का क्लाउज 2 और 191 का क्लाउज 2। मतलब यहाँ विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड सदस्यों की निरर्ता से संबंधित जो फैसले होंगे वो लोकसभा, वो विधानसभा के जो अध्यक्ष या विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो डिसीजन लेते हैं। अब देखो, कोई भी एक्ट होता है, जनरली ये एक एक्ट है। मतलब तो एक्ट का जो पहला जो पार्ट होता है या जो पहला सेक्शन होता है, जनरली उसमें काफ़ी कुछ डेफिनेशंस के बारे में होता है। तो पहला तो इसका जनरल है। मतलब लेकिन जो इसका पैरा नंबर इसमें पैरा के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसमें टोटल 8 पैराज हैं। उन 8 पैराज का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से इसका पैरा नंबर 2 जो है वो सदस्यों के बारे में बताता है कि कोई भी सदस्य किस आधार पर निर्णित हो सकता है। मतलब, है ना, उसका उल्लेख किया गया पैरा नंबर 2 में। तो जो पैरा नंबर 2 में तो ये बात हो गई। पैरा नंबर 3 जो है वो अभी इसमें से डिलीट कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन के जरिए इसको हटा दिया है, तो पैरा नंबर 3 रहा नहीं। पैरा नंबर 4 जो है उसमें मेजर उल्लेख किया गया है कि किन किन चीज़ों पर ये लागू नहीं होंगे। यानी कि जैसे पैरा नंबर 4 में लागू नहीं है कुछ चीज़ों पर, पैरा नंबर 5 में भी लागू नहीं होगा, ऐसी कुछ बात उल्लेखित की गई है। तो जैसे पैरा नंबर 5 में भी लागू नहीं है। फिर उसके बाद में जो है वो पैरा नंबर 6 और 7 में
6 में तो स्पेशली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और 7 और 8 जो है वो कुछ रूल्स और न्यायालय की अधिकारिता इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अपन एक एक पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। अब अपन बात करते हैं पैरा नंबर 2 की, जहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि निर्वाचित सदस्य, निर्दलीय और मनोनीत सदस्य, जिसमें ये लिखा गया है कि निर्वाचित सदस्यों के बारे में उल्लेख है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता का त्याग कर देता है, अगर दल निकाल दे तो अप्लाई नहीं होगा। अगर वो स्वेच्छा से दल छोड़ दिया और फिर दूसरे दल में चला गया तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर दल बदल कानून लागू हो सकता है। और दूसरा, दल कई बार क्या होता है कि जैसे संसद में जनरली क्या होता है कि जैसे एक संसदीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस अपना व्हीप बना रखी है। उसमें क्या होता है कि वो व्हीप एक निर्देश जारी करता है जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों को जो है वो उसके निर्देशों के अनुसार मतलब कार्य करना होता है, मतलब सदन में। तो अगर मान लो ऐसे निर्देशों का उल्लंघन किया जाए या दल कोई निर्देश दे और उसका उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में भी वो दल बदल का दोषी पाया जा सकता है, जैसे कि दल के खिलाफ मतदान कर दे या दल ने कहा मतदान में भाग लेना है तो भाग नहीं ले। ऐसी स्थिति में उस निर्वाचित सदस्य के खिलाफ जो है वो दल बदल कानून की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखो, जनता लोगों को चुनकर भेजती है किसी पार्टी के टिकट पर, तो उसने विश्वास से उस पार्टी को वोट दिया था, उस व्यक्ति को ये मानकर वोट दिया था कि ये कांग्रेस और बीजेपी का है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है वो सदन में जाने के बाद में उस पार्टी के साथ में गलत किया, यानी कि वो छोड़कर चला जाता, तो ये जनता के साथ में डायरेक्टली गलत हो रहा है। मतलब इस चीज़ को रोकने का प्रयास जो है वो इसके जरिए किया गया है। दूसरा कहा गया है निर्दलीय सदस्यों के लिए कि निर्दलीय सदस्य अगर मान लो जो भी चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव के बाद में किसी दल की सदस्यता ले ले तो उनके ऊपर भी दल बदल कानून जो है वो अप्लाई किया जा सकता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्दलीय सदस्यों के लिए तो दल की सदस्यता लेनी नहीं है, उनको सपोर्ट कर लो ये चलेगा। जैसे कि मान लो बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से बीजेपी या कांग्रेस के नहीं हो सकते, ठीक है। तीसरा है मनोनीत सदस्यों के लिए। मनोनीत सदस्य अगर 6 माह बाद में दल परिवर्तन कर लेते हैं, 6 माह तक तो कर लेते हैं, जैसे कि मनोनीत सदस्य मान लो सचिन तेंदुलकर को जो है वो बीजेपी ने राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। अब ऐसी स्थिति में सचिन तेंदुलकर 6 महीने में बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं तो ये तो चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर वो सदस्यता लेते हैं तो उसके ऊपर भी कार्यवाही आरंभ की जाएगी, मतलब है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, निर्दलीय सदस्य मान लो सारे ही शामिल हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया मान लो बीजेपी में तो उसके ऊपर कार्यवाही करने की जो होगी ना, वो कोई सदन का सदस्य कार्यवाही करवाएगा। अब ये अध्यक्ष पे है कि वो उस पर कार्यवाही करते हैं कि नहीं करते, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब आता है पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 2 हमने समझा कि वो सदस्यों के बारे में उल्लेख करता है। अब पैरा नंबर 3 ये कहता है कि कुछ लोगों को स्पेशली दल बदल के आधार पर जो है वो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा, उनको निरहित नहीं किया जा सकता, मतलब। और इस व्यवस्था को स्पेशली जो है, मतलब ये मान के चलो आप कि पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5, ये 3 पैरा जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 10 में ये बात उल्लेख करते थे कि इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, है ना। ये 3, 4 और 5 में। लेकिन ये जो 3 वाला प्रोविज़न था ना, इसको 91वें संविधान संशोधन के जरिए जो है वो हटा दिया गया है ना। अब ये प्रोविज़न क्या था कि ऐसे समझ लो कि मान लो कांग्रेस के 100 लोग जो हैं वो जीत कर आए हैं सदन में। अब इन 100 लोगों में से 1/3 लोग जो है वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, है ना। 33% लोग जो वो अपनी पार्टी चेंज कर लें तो उनके ऊपर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा। मतलब अगर 1/3 जो है वो इन 100 लोगों में से अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो, है ना। ऐसी स्थिति में अब देखो क्या हो रहा था कि 1/3 बहुत ही कम संख्या थी, तो इस वजह से जो है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए इस प्रोविज़न को निरस्त कर दिया। इसका मतलब अब अगर 1/3 सदस्य अपना दल बदल लेते हैं तो उनके ऊपर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, मतलब, है ना। यानी कि दल बदल कानून के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, मतलब, है ना। अब की जा सकती है। तो देखो इसकी भाषा पढ़ लेते हैं अपन एक बार। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होना, यानी कि जो दल विभाजन हो रहा है ना, 1/3 सदस्यों का विभाजन हो गया, उस दशा में लागू नहीं होगा। तो ये विभाजन वाली बात कर रहा है, जबकि नीचे वाला जो है ना 4, ये विलय की बात करता है। अब विभाजन में क्या है कि यहाँ देखना, जहाँ सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है
कि वह और उसके विधान दल का कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह गठित करते हैं जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने 100 सीटें जीती थी, उसमें से पायलट साहब 1/3 सदस्य लेके चले जाते हैं, यानी कि एक नया पायलट गुट बन गया। तो ऐसे समूह में ऐसे विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य हैं, तो फिर उस पर ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं हो रहा था। ये दल का विभाजन हुआ लेकिन कानून लागू नहीं हो रहा था। तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है दल विभाजन वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया, यानी कि अब कानून लागू हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं पैरा नंबर 4 की। तो देखो पैरा नंबर 4 ये जैसा अपन समझ रहे थे कि विलय की दशा, मतलब जैसे ऊपर वाला जो था वो था विभाजन की स्थिति, अब यहाँ आता है विलय। अब विलय किसे माना जाएगा? विलय माना जाएगा अगर जैसे मान लो सदन में 100 सदस्य कांग्रेस के हैं, 100 सदस्यों में से 2/3 सदस्य जो है वो किसी और दल में विलय हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो दल है ना उसको विलय मान लिया जाएगा, मतलब जनरली। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई नहीं, हम तो हमारे मूल 1/3 सदस्य कहते हैं कि हम तो हमारे मूल दल में रहेंगे, मतलब भाई जैसे कांग्रेस के 100 सदस्यों में से 2/3 सदस्य जो है वो बीजेपी में मर्ज हो गए, तो ऐसी स्थिति में 2/3 सदस्यों को किसी भी प्रकार की जो वो निर्भरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर ये 1/3 सदस्य ये कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस में ही रहेंगे, तो फिर वो कांग्रेस में भी रह सकते हैं, उनको भी किसी प्रकार की जो है वो निर्भरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि हम भी बीजेपी में जाएंगे, अब सारे चले गए तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भी उन्हें भी किसी भी प्रकार की सदस्यता का निर्भरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया ना मूल राजनीतिक दल का, तो वो मूल राजनीतिक दल का मतलब होता है जो विधायक या जो सांसद जो है सदन में जीत कर आए हैं, मतलब वही मूल राजनीतिक पार्टी मानी जाएगी। ये सिर्फ सदन के अंदर की बात है, बाहर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो सदन का कोई सदस्य निर्हरित नहीं होगा अगर उसका मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है। ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं वो, और उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में भी विनिश्चय किया है। भाई या तो वो सदस्य बन गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना एक समूह बना लिया, अपना एक नया दल बना लिया, जैसे शिंदे गुट और ये बन गए थे ना, उद्धव पार्टी शिवसेना छोड़ के शिंदे चले गए थे, तो वो ऐसा भी हो सकता है, वो अपनी खुद की अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान दल के सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के पक्ष में सहमत हो, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा। न तो विलय का फैसला करने वाले सदस्यों को निरर्थता का सामना करना पड़ेगा और न ही मूल पार्टी में बने रहने वाले सदस्यों को निरर्थता का सामना करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि पैरा नंबर 3 जो कहता था वो तो टूट की बात करता था, तो टूट वाली चीज़ को तो अब रद्द कर दिया, यानी कि अब तो वो 1/3 वाले तो मान्य होंगे, वो तो अगर छोड़कर जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो सकता है। और पैरा नंबर 4 जो वो विलय की बात करता है, और विलय 2/3 सदस्यों से होता है, तो वो अपना गुट बना सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। पैरा नंबर 5 जिस पे भी सदस्यों जिन पे भी ये लागू नहीं होता, मतलब दल बदल कानून, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। सभापति का तो कोई सीन ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो किसी ऐसा है नहीं, किसी वो सदस्यता धारण करते हैं, मतलब उस सदन की, ऐसा उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है। राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति और राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो उनको भी स्पेशली, चाहे वो निर्वाचित हुए हैं, मतलब निर्वाचित हुए हैं मेनली, और अगर वो किसी पार्टी का कहना नहीं मानते, अपनी खुद की पार्टी का कहना नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हैं जो पद बायस नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है पार्टी का कहना माने ही, मतलब है ना। तो उनको ऐसी निर्भरता से छूट प्रदान है। फिर उसके बाद में आता है पैरा नंबर 6 जहाँ पर दल बदल कानून की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और देखो प्रक्रिया कैसे चलती है। आमतौर पर अगर मान लो मैं दल का सदस्य हूँ और मैंने उल्लंघन किया है दल के निर्देशों का, तो मुझे दल बदल का दोषी करार दिया जाएगा दल के द्वारा। पहले वो एक क्वेश्चन उठाएंगे सभापति अध्यक्ष इनके समक्ष। यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं है, तो यह प्रश्न ऐसे सदन के यथास्थिति सभापति और अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। मतलब यथास्थिति का मतलब अगर वो किसी राज्यसभा की बात है तो सभापति, और लोकसभा की बात है तो उसके अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए रखेंगे, और वो जो निर्णय करेंगे वो अंतिम होगा। इससे पहले दल के अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों को 15 दिन का समय दे दिया जाता है। जब दल का अध्यक्ष, मतलब जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी टूट रही है, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो स्पेशली पहले अपने दल के सदस्यों को 15 दिन का टाइम देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब
उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अगर मान लो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है इसने इसलिए मजबूरी थी इसकी, है ना, तो इस वजह से इसने दल को छोड़कर चला गया, तब तो ठीक है, वो उसको माफ़ कर देंगे। और अगर मान लो वो 15 दिन के टाइम के बाद में ये निर्णय लेते हैं कि नहीं नहीं, इसको तो अब सदन की सदस्यता से रद्दी करना है हमें, तो 15 दिन के बाद में वो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के समक्ष जो है वो इस याचिका को रखेंगे। फिर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो है वो उस पर जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम माना जाएगा, जो कि 102 के क्लाउज 2 के तहत मेंशन किया गया है मतलब। और ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस अर्धन्यायिक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि लोकसभा का अध्यक्ष एक न्यायिक निर्णय ले रहे हैं, मतलब जिसमें किसी दल के सदस्य को जो है वो दोषी करार होने पर दंडित कर रहे हैं। अब पैरा नंबर 7 में क्या है, पैरा नंबर 7, अब यहाँ एक चीज़ समझना, अगर मान लो कोई व्यक्ति हट गया है दल के सदस्यता, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई है एक तरीके से सदन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 महीने या 6 साल या 7 साल के लिए चुनाव के लिए निर्हरित हो गया, नहीं। मान लो वो उपचुनाव होता है और उपचुनाव में वापस खड़ा होता है तो वो जीत कर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से एक्चुअली वो उसको दंडित इसी चीज़ के लिए एक ही दंड दिया गया है, वो है उसकी सदस्यता निरस्त करना। उसके बाद में वो जब भी चुनाव होंगे वापस जीत कर आ सकता है ना, मंत्री बन सकता है, वैसे टाइप का। पैरा नंबर 7 कह रहा है कि न्यायालय जो है वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इंटरफेयर कर देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दल बदल के दोषी को, जब मान लो दल बदल कौन करेगा, जैसे मान लो कांग्रेस के सदस्य आज अगर 2 सदस्य छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, तो बीजेपी सत्ताधारी है, बीजेपी के ही लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, तो वो निर्णय लेने में डिले कर देते हैं कई बार, और निर्णय लेने में डिले करना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में धोखा होता है। ऐसी स्थिति में कई बार जो है वो न्यायालय जो है वो इसमें इंटरफेयर कर देता है मतलब। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष ने ये असद्भाव के आधार पर निर्णय लिया या गलत तरीके से लिया, तो उसके आधार पर भी जो है वो निर्णय ले लेता है न्यायालय भी, है ना। तो कई बार उसने वापस बहाल भी किया है, और कई बार जो है वो उसने फोर्सफुली जो है वो अध्यक्ष को उस पर डिसीजन लेने के लिए फोर्स भी किया है। पैरा नंबर 8 जो है वो बात करता है रूल्स की। रूल्स स्पेशली कि भाई अगर कोई भी हाउस है, तो स्पेशली जो हाउस का जो लीडर है वो ऐसे प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जो ऊपर दिए गए हैं उसके लिए नियम बनाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि भाई अपनी प्रक्रिया के नियम तो खुद बनाता है सदन, तो फिर वो अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगा कि उसे कैसे क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। 1992 में कोई तो होलन बनाम जाचिल्लूवाद में जस्टिस M.N. वेंकट चलैया, जिनकी अध्यक्षता में एक बार आयोग गठित किया गया था ना, तो संविधान समीक्षा आयोग, वही उन्होंने कहा कि न्यायालय जो है वो ऐसी चीज़ों पर विचार कर सकता है ना। न्यायालय ऐसे तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी का आदेश नहीं आ जाता, लेकिन जैसे ही आदेश आता है उसका, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है ना। अब इसमें जो संशोधन हुआ था वो एक संशोधन और किया गया, मतलब पैरा 3 को तो हटा दिया गया था 91 के तहत, मतलब है ना, 91st जो अमेंडमेंट था उसके माध्यम से पैरा 3 हट गया, तो एक संशोधन इसमें हो गया, मतलब है ना, इस पूरे एक्ट में, इस पूरी शेड्यूल में मतलब। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस इससे कोरिलेट करके जोड़े गए। तो जैसे 102 का क्लाउज 2 और 191 का क्लाउज 2 अपन पढ़ रहे थे ना, ऐसे ही कुछ और क्लाउजेज जो है वो लिंक हो गए हमारे कुछ आर्टिकल्स या कुछ क्लाउज जो वो लिंक हो गए हमारे इस दल बदल कानून से। जैसे कि एक तो है 75 का जो है वो आपका फर्स्ट ख और 164 का फर्स्ट ख, है ना। यहाँ पर कुछ प्रोविजंस जो है वो स्पेशली ऐड कर दिए गए, क्योंकि आपको पता होगा 91वें संविधान संशोधन के जरिए 75 में का क्लाउज 1 का सब क्लाउज ए जो है वो ऐड किया गया, जो संख्या निर्धारित करता है कि कितने मंत्री परिषद में रहेंगे। और ठीक ऐसे ही 164 में भी 1 का जो ए है वो संख्या डिसाइड करता है कि कितने जो है वो मंत्री परिषद में रहेंगे। उसके बाद स्पेशली एक क्लाउज बी जो है वो सब क्लाउज बी यहाँ दोनों तरफ जोड़ा गया। और सब क्लाउज बी को आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समझ लोगे। एक्चुअली क्या होता था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है और उसकी सदस्यता चली जाती है, और मान लो वो उसी टाइम पे मंत्री भी बना हुआ है ना, तो वो मंत्री रह सकता था, है ना, वो रहता है, क्योंकि कोई भी मंत्री बिना सदस्य रहे 6 महीने तक रह सकता है मंत्री के रूप में, है ना। तो 6 महीने वो बना रह सकता था मंत्री, यानी कि मंत्री बना हुआ है लेकिन दल की सदस्यता उसकी चली गई है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कई बार उनको जो दल तो बदल लिए, मंत्री पद ले लिए, और फिर उसके बाद में उनकी सदस्यता चली जाए और वो 6 महीने में चुनाव जीत के वापस आके फिर मंत्री बने रहते हैं,
तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो एक कठोर कदम उठाया गया और उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दल का सदस्य है किसी दल का और उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, उसे दल बदल का दोषी पाया जाता है और वो उस दौरान मंत्री भी है, तो तत्काल उसका मंत्री पद भी जो है वो चला जाएगा। मतलब तो मंत्री पद चला गया तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि कब तक रहेगा कि जब तक कि उसका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। जैसे मान लो अगर वो सदस्य रहता और वो 5 साल के लिए सदस्य बना रहता सदन का, तो ऐसी स्थिति में 5 साल के लिए उसका मंत्री पद चला गया और अगर मान लो वो दोबारा उस दौर में चुनाव जीत कर आ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में जो वो वापस से वो मंत्री बनने लायक हो जाएगा। यानी कि एक लिमिटेड टाइम तो ये रहेगा कि 5 साल के लिए वो मंत्री पद पर नहीं आ सकता और दूसरा टाइम ये है कि जब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो पुनः चुनाव जीत कर नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो उसको मंत्री पद के लाभ देने से रोका गया है कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य किसी सदन का कोई सदस्य है और 10वीं अनुसूची के अधीन पैरा 2 के अधीन सदस्य होने के लिए निर्धारित हो जाता है, तो अपनी निर्भरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली जो तारीख है ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है। जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है तो उस तारीख तक उसको वह निर्वाचित घोषित होता है, तब तक के लिए उसकी जो है वो मंत्री बने रहने की योग्यता खत्म हो जाती है। ये यहाँ मंत्रियों से रिलेटेड बातें हैं ना, जो भी मतलब बात होगी वो मंत्री की बात है। मतलब कि कोई मंत्री तब तक बना नहीं रह सकता, मतलब मंत्रिमंडल से उसकी सदस्यता चली जाएगी। और 361B जो है वहाँ पर एक बात मेंशन की गई इसी अमेंडमेंट के जरिए और ये बात लिखी गई कि अगर किसी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्थ हो जाता है तो वह कोई राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकता जो लाभ का पद है। मतलब कहने का मतलब किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया उसे या फिर किसी बोर्ड का सदस्य बना दिया है ना, वैसे टाइप का भी वो धारण नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा कठोर एक्शन जो है वो मंत्री और उस बोर्ड के सदस्यता बनने पर लिया गया था। ठीक है ना। इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि जो हमारा शेड्यूल नंबर 10 है उसमें टोटल 8 पैराज हैं और 8 पैरा में पहला पैरा तो उसकी सामान्य जानकारी देता है, लेकिन पैरा नंबर 2 जो है वो बताता है कि कौन कौन जो है वो किस किस कारण से दल बदल के दोषी पाए जाएंगे, मतलब है ना। फिर कुछ लोगों पर जो है वो ये अप्लाई नहीं होगा, ये बात उल्लेखित की गई जो 3, 4 और 5 में। 3 को तो हटा दिया गया 91वें अमेंडमेंट के माध्यम से। 4 में क्योंकि 3 में क्या था, दल बदल जो है उस दल बदल को अगर वो विभाजित हो जाता है दल, मतलब तो उसको तो हटा दिया गया, अब तो वो दोषी पाए जाएंगे। एक होता है विलय का 4 और कुछ लोकसभा अध्यक्ष सभापति वगैरह उन पे 5। फिर 6 जो है वो उस प्रक्रिया के बारे में बताता है ना, कि किस तरीके से जिसे हटाया जाएगा। और 7 जो है वो न्यायालय को रोकता है और 8 जो है वो प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख करता है। और फिर 91वें संविधान संशोधन के जरिए अमेंडमेंट करके और नए प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए वो भी इससे लिंकअप हो गए। मतलब जैसे कि 75 का क्लाउज नंबर 1 का सब क्लाउज बी और 75 के ही क्लाउज 164 के क्लाउज नंबर 1 के सब क्लाउज बी और 361 में बी, है ना। ये वाली चीज़ें जो है वो उल्लेख की गई। ठीक है, चलिए धन्यवाद, है ना। फिर अपन मिलते हैं दूसरी क्लासेस में।